गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटो रेगुलेशन ऑफ रेनल ब्लड फ्लो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। तो ऑटो रेगुलेशन जो होता है ना, उसमें जो है ना कोई भी टिश्यू जो है, कोई भी ऑर्गन अपना जो है ना खुद का ना ब्लड को जो है ना वो मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑटो रेगुलेशन। तो हमारे जो मेन ऑर्गन है ऑटो रेगुलेशन के अंदर, उसके अंदर हमारे पास जो है ना मेन 3 ऑर्गन आ जाते हैं जो कि बहुत मतलब जो कि खुद की ऑटो रेगुलेशन करवाते हैं, जिनकी ब्लड फ्लो जो है ना ऑटो रेगुलेशन है। उसमें सब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हार्ट आ जाता है और उसके बाद हमारे पास किडनी आ जाती है। ये जो ऑर्गन है ना, ये एग्जिबिट करते हैं ऑटो रेगुलेशन। तो ऑटो रेगुलेशन असल में ये होता है कि कोई भी टिश्यू या ऑर्गन जो है ना वो अपना ब्लड फ्लो जो है ना, ब्लड प्रेशर जो है वो खुद मेंटेन कर सकता हो। तो इसको हम कहते हैं ऑटो रेगुलेशन। तो अभी हम आज जो है ना सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे हमारे जो ऑटो रेगुलेशन ऑफ रेनल ब्लड फ्लो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑटो रेगुलेशन में क्या क्या होता है रेनल के। तो ये 2 तरह से होती है ऑटो रेगुलेशन रेनल की। नंबर 1 इंट्रिंसिक मैकेनिज्म, और नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म। अच्छा, तो पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक मैकेनिज्म की कि इंट्रिंसिक मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होता है। इंट्रिंसिक मैकेनिज्म कैसे हमारी ऑटो रेगुलेशन करवाता है रेनल ब्लड फ्लो की। तो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म जो है ना, इसमें हम फिर मजीद देखेंगे कि इंट्रिंसिक मैकेनिज्म में 2 मैकेनिज्म होते हैं जो कि ऑटो रेगुलेशन करवाते हैं। तो हम वो दोनों मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से मैकेनिज्म है। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है मायोजेनिक मैकेनिज्म। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। ठीक हो गया। तो हमारे पास इंट्रिंसिक में कौन कौन से 2 मैकेनिज्म है जिसके जरिए जो है किडनी अपना ब्लड फ्लो जो है रेगुलेट करती है, ब्लड प्रेशर। वो है मायोजेनिक और दूसरा है ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, तो हम इसको इंट्रिंसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इंट्रिंसिक हम इसको इसलिए कहते हैं मैकेनिज्म क्योंकि इसके अंदर जो है नर्वस सिस्टम की ना कोई मदाखलत नहीं होती। ठीक है, सही है, ये खुद से मतलब अपना ब्लड प्रेशर जो है ना नॉर्मल करता है, मेंटेन करता है, इसीलिए हम इसको इंट्रिंसिक कहते हैं। नर्वस सिस्टम यहाँ पर आके मतलब काम नहीं करेगा अपना, इसीलिए हम इसको इंट्रिंसिक कहेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मायोजेनिक मैकेनिज्म। मायोजेनिक मैकेनिज्म कैसे ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। तो मायोजेनिक मैकेनिज्म के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे जो है ना, जब भी हमारा हम 2 चीजें इसमें देखेंगे। एक क्या चीज देखेंगे कि जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई हो जाता है तब क्या होता है, और जब हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना वो लो हो जाता है तो तब ये कैसे रेगुलेट करता है। तो अच्छा, हाई सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर में हम देखेंगे कैसे करता है, और हम देखेंगे लो में कैसे करता है सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर में। अच्छा, तो जब हमारे पास ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है ना हाई हो जाता है जब वो किडनी में आता है ना ब्लड। ठीक है, किडनी के अंदर जो है ना हमारे आर्ट्रियोल में दाखिल होता है। कौन से, अफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, हमारे जो बोहन कैप्सूल जो होता है ना,
सही है। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास अफेरेंट आर्टरियोल होते हैं और इफेरेंट आर्टरियोल होते हैं। अब एफरेंट आर्टरियोल और इफेरेंट आर्टरियोल में क्या फर्क है कि जो हमारे एफरेंट आर्टरियोल होते हैं ना, उसमें ब्लड इंटर होता है, ठीक है, वुमेन कैप्सूल के अंदर, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि इंटर होके फिर ये कैपिलरीज के अंदर जाता है और फिर ये हमारे जो जब निकलता है ना अंदर से, तो वो हमारे पास जब ब्लड निकल रहा होता है वो किसके जरिए निकलता है, इफरेंट आर्टरियोल से। इंटर किससे होगा, एफरेंट आर्टरियोल से, और बाहर किससे निकलेगा, एफरेंट आर्टरियोल से। तो हम इसको इस तरह भी याद रखते हैं, ये जो है ना ये ए से एफरेंट आर्टरियोल और ये ई से इफरेंट आर्टरियोल, ठीक। तो हम इसको यहां से ब्लड निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो हम ई से ये भी निमोनिक रख लेते हैं कि एग्जिट कर रहा है, एग्जिट ई से, एग्जिट ई से इफरेंट आर्टरियोल। तो इस तरह हमें क्या आसानी हो जाएगी याद रखने में कि यहाँ से इफरेंट से क्या होगा, ब्लड जो है ना एग्जिट कर रहा होता है, ठीक है। ये दो आर्टरियोल होते हैं, सही है, हमारे वुमेन कैप्सूल के अंदर। तो अब ये क्या सीन होता है इनके साथ क्या करेगा हमारी जो किडनी है कि हमारा ब्लड जो है मेंटेन रहेगा। तो मायोजेनिक मैकेनिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले जब हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर जब हाई होगा तो वो क्या करेगा, जब हमारे आर्टरियोल के अंदर आएगा, आर्टरियोल के अंदर आएगा ना, तो इसकी वाल्स को क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, ठीक है, वाल्स को क्या करेगा, स्ट्रेच कर देगा, ठीक है। जब वाल स्ट्रेच होंगी इसकी, तो हमारे पास जो है ना यहाँ पर ना हमारे पास स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, मैकेनोस रिसेप्टर होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और जब स्ट्रेच होती है तो सेल्स के अंदर क्या होता है, अब सपोज करो हमारे पास जो है ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इसके नीचे फिर हमारे पास कोलेजन वगैरह आती है, लेयर आती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू वगैरह, ठीक है। उसके नीचे फिर हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक हो गया ना, ये स्मूथ मसल्स की लेयर होती है बिल्कुल नीचे आर्टरियोल के अंदर। अच्छा, जब ये स्ट्रेच होगा तो सेल्स के अंदर छोटा सा मैकेनिज्म होगा जिसके जरिए ये क्या करेगा, आगे का जो काम है वो करेगा। अब देखो क्या स्ट्रेच हो गया, जब स्ट्रेच होगा ना तो ये सपोज करो एक हमारे पास ना सेल है, स्मूथ मसल्स, ठीक है। जब स्ट्रेच होगा ना तो यहाँ पर जो है ना चैनल होते हैं, किस चीज के, सोडियम चैनल। तो ये जो है ना थोड़े थोड़े ना खुले होते हैं, ज्यादा नहीं खुले होते नॉर्मल कंडीशन में। तो जब स्ट्रेच होता है ना मसल, स्ट्रेच फॉर्म में जाता है, तो ये ना फुली ओपन हो जाते हैं। तो जो क्या होता है कि जो हमारा सोडियम है ना, सोडियम आयंस, वो सेल्स के अंदर जो है ना जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड के ऊपर ले आते हैं, एक्शन पोटेंशियल करवाते हैं, फिर अंदर थ्रेशोल्ड के ऊपर ले आते हैं, सही है। फिर क्या होता है इसके बाद का जो काम है ना वो इसमें हो जाता है हमारे पास, ये जाके क्या करता है हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या करता है, उसके ऊपर जाके एक्ट करता है ये सोडियम। जब एक्ट करेगा ना तो हमारे पास जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगा, हमारे पास कैल्शियम रिलीज करवाना शुरू कर देगा, ठीक है। कैल्शियम जब रिलीज होगा तो हमने हमेशा यही पढ़ा है कि जब भी कैल्शियम सेल के अंदर, स्मूथ मसल्स के अंदर ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, वो क्रॉस ब्रिजेस बनवाएगा और क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है, स्मूथ मसल्स की। तो क्या होगा कि इससे ना हमारे जो एफरेंट आर्टरियोल है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, पहले तो नॉर्मल है, ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ना कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो इसके बाद ये हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है ब्लड फ्लो जो है ना इसमें कम होना शुरू हो जाए, कम आना शुरू हो। पहले तो बहुत ज्यादा आ रहा था, क्योंकि जब हमारे पास ब्लड प्रेशर ज्यादा था तो यहाँ पर जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ पर फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगा, जीएफआर भी ज्यादा होगा, ठीक है। जब जीएफआर ज्यादा होगा तो हमारे जो किडनी है ना उसको डेंजर होगा, खतरा होगा, किस चीज का, क्योंकि एक तो हमारे पास ज्यादा पानी की फिल्ट्रेशन हो जाएगी, जो हमारे पास वाटर है वो ज्यादा फिल्टर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, उसके भी डैमेज होने का जो है ना खतरा होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो किडनी है ना वो अपना जो है ना जो ब्लड प्रेशर है वो कम करने के लिए मायोजेनिक मैकेनिज्म इस्तेमाल करती है। तो मायोजेनिक मैकेनिज्म में यही है कि पहले क्या करता है, जो हमारा आर्टरियोल है वो
एफेरेंट आर्टरियोल उनको कंस्ट्रिक्ट करवाती है। मैंने मैकेनिज्म बता दिया है कैसे कंस्ट्रिक्ट होते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना ब्लड कम आता है, ठीक है, ब्लड कम आता है। सपोज कर लो ना, एक अगर ये एक पाइप है, ठीक है, दूसरा पाइप ये है, तो जाहिर सी बात है इसमें ज्यादा पानी जाएगा या ब्लड जाएगा, इसमें कम ही जाएगा। तो इसी तरह इस यहाँ पर भी होता है कि यहाँ पर जो है ना जो हमारे पास ब्लड है वो कम आएगा। जब कम आएगा तो आगे हमारे पास क्या है, हमारा जो है ना जीएफआर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कैसे जीएफआर कम होगा और कैसे ब्लड प्रेशर कम होगा, ये मैं आपको ना ब्लड फ्लो के एक फार्मूले से ना इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप कि आपको समझ आ जाएगी, अंडरस्टैंड करने में ना बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे हमारे पास ब्लड फ्लो का फार्मूला है, इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अच्छा, तो अब देखो हमारा ब्लड फ्लो क्या कर रहा है कि हमारे पास अगर क्या होगा, यहाँ पर जो ब्लड फ्लो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर बहुत आसान है। वैसे देखो जब हमारे पास क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है। हमने बोला कि हमारे पास ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, ठीक है। इन केस जब हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर था, लेकिन जब हमने क्या किया, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाया ब्लड वेसल्स को, क्या किया, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाया, तो हमारे पास जो है ना, आपको पता है जब भी कॉन्स्ट्रिक्शन होगी ना किसी ब्लड वेसल्स की, तो हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस जो है ना वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जब भी कॉन्स्ट्रिक्शन होगी किसी भी ब्लड वेसल्स की तो उसकी रेजिस्टेंस में ना ज्यादा आ जाएगा। वो इस चीज से हम देख सकते हैं, अगर हम इक्वेशन देखें ना रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस की इक्वेशन अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें ये वाज़िह नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू विस्कोसिटी एंड लेंथ डिवाइडेड बाय पाई रेडियस पावर 4। तो देखो जो हमारे पास रेडियस है ना, रेडियस वो क्या है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा रेडियस कम हो रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल का जब वो कंस्ट्रिक्ट हो रही है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है। तो जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो हमारा जो क्या नाम है, ब्लड फ्लो जो है ना, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ब्लड फ्लो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा जो है ना ब्लड फ्लो जो है ना ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और जब हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो हमारा जो है ना यहाँ पर जो है कम आएगा, ठीक है, ब्लड, और जो हमारा जो है जीएफआर पहले ज्यादा हुआ पड़ा था ना वो नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह जो है ना किडनी प्रोटेक्ट कर लेती है, मतलब मेम्ब्रेन को डैमेज होने से और ज्यादा फ्लूइड जाया होने से, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास मायोजेनिक मैकेनिज्म में क्या हो जाता है, इस तरह कुछ वो काम करता है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी ना इसको रिकैप दे देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। मायोजेनिक मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारे पास जो है ना, जो हमारे एफेरेंट आर्टरियोल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब वो कंस्ट्रिक्ट होंगे तो हमारा जो है ना ब्लड फ्लो जो है, जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो हमारे पास जो है जीएफआर कम हो जाएगा जो पहले ज्यादा था, और हमारे पास इस तरह जो किडनी है ना अपना जो है ब्लड फ्लो जो है ना नॉर्मल पे ले आती है, मेंटेन कर लेती है ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मायोजेनिक मैकेनिज्म। अब हम बात करेंगे ट्यूब्यूलर मैकेनिज्म, ट्यूब्यूलर ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म के बारे में। दूसरे नंबर पे जो आता है उसमें हम जो है ना वो किस तरह देखेंगे, असल में ट्यूब्यूलर फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, इसमें हो क्या होगा कि हमारे पास इसमें हम क्या देखेंगे कि इंक्रीज जीएफआर और डिक्रीज जीएफआर। अच्छा, इस हिसाब से हम देखेंगे ये किस तरह, ये जब हमारे पास
जीएफआर इंक्रीज हो जाता है तो ये ट्यूब्यूलो-ग्लोबुलर फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है, और जब डिक्रीज हो जाता है तो फिर ये कैसे काम करता है मैकेनिज्म। तो पहले हम देख लेते हैं इंक्रीज के अंदर। इंक्रीज के अंदर क्या होता है, ठीक है। इंक्रीज के अंदर जब हमारे पास जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा तो फिर ये कैसे काम करेगा, ये अभी हम देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल सपोज कर लो हमारा जो है ना जीएफआर जो है ना 125 हो गया है, ठीक हो गया। हमारा जीएफआर 125 हो गया, 30 हो गया है। तो किस तरह हम मतलब ये क्या करेगा, इसको कम करने की ट्राई करेगा। अब देखो जब ये ऐसा होगा ना तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे आयंस जो है ना वो फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे, सही है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगी बहुत सारे आयंस की। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो है ना सोडियम और क्लोराइड जो है ये भी यहाँ पर फिल्टर होंगे, ठीक है। जब ये यहाँ पर फिल्टर हो गए हमारे पास वोमेन स्पेस के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे जब ये इंटर होंगे हमारे प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ना सोडियम की क्या होती है, सोडियम और क्लोराइड की ना अब्जॉर्प्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना अब्जॉर्प्शन होती है, ये अब्जॉर्प्टर लगे हुए होते हैं इसके। क्या होते हैं कि इसकी अब्जॉर्प्शन करना शुरू हो जाते हैं सोडियम और क्लोराइड के। तो क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड जो है वो अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, उतना तो वो अब्जॉर्ब करते हैं जितना वो नॉर्मली कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है हमारे पास जीएफआर ज्यादा हो गया। केस कोई भी हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है जीएफआर ज्यादा होने की। जब जीएफआर ज्यादा होगा तो आपको पता है कि फिल्ट्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो ठीक यहाँ पर जो है ना NaCl जो है ना वो भी आयंस के साथ यहाँ पर जो है फिल्टर होके आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर प्रोक्सिमल कार्बोनेटेड की ट्यूब्यूल के अंदर इसको क्या इसकी अब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी। नॉर्मली तो जितना ये अब्जॉर्ब कर सकता है उतना कर लेगा, लेकिन जो इससे ज्यादा होगा वो क्या करेगा, लूप ऑफ हेनले से नीचे आता ना हमारे पास अर्ली प्रोक्सिमल डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर इंपोर्टर होते हैं कुछ ना, इसके अंदर इंपोर्टर होते हैं। तो क्या करेगा ये, तो इसको हम इन स्पेशलाइज्ड सेल को हम क्या कहते हैं, मैक्यूला डेंसा। और ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये कीमोरिसेप्टर का काम करता है। ये कीमोरिसेप्टर होते हैं कि जो हमारे पास सोडियम की ना क्या करते हैं, सोडियम को डिटेक्ट करते हैं कि सोडियम ज्यादा है या कम है हमारे पास। तो क्या होगा कि इंपोर्टर के जरिए जो है ना सोडियम और क्लोराइड जो है वो सेल्स के अंदर चला जाएगा, इनके अंदर, ठीक है। जब ये अंदर चला जाएगा यहाँ से तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास जब सोडियम क्लोराइड अंदर चला जाएगा तो जो क्लोराइड है, सपोज कर लो ये हमारे पास जो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं, ठीक है, जो क्लोराइड है वो तो चला जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है, थ्रू इंपोर्टर्स। लेकिन जो सोडियम है ना, सोडियम वो वहां यहाँ पर ही रह जाएगा, ठीक है। सोडियम क्या करेगा, यहाँ पर ही रह जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सोडियम का फंक्शन देखेंगे। सोडियम जो है ना यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, मैक्यूला डेंसा है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स। तो इसमें क्या है, सोडियम की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी, आयंस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब ये आयंस